Hello students, we have completed chapter number 2. Now we are moving towards chapter number 3, that is business environment. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है. तो हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. आज जो है ये चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट क्लास है, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Starting with the introduction part, business environment refers to forces, factors, individuals and institutions. ठीक है, ये चार चीजें आप देख लो, forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise that may affect its performance. तो वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंडिविजुअल्स और वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं, बिजनेस एंटरप्राइज का जिन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, एंड ये सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ये जो है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करें और हमारे कंट्रोल के बाहर हों, ये जो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है. इन सिंपल वर्ड्स आप जो है यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा है बिजनेस और लिखा है इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग. तो हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिन पे जो है हमारा कोई भी बस नहीं चलता, जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं, वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं. इन अदर वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ all individuals, institutions and other forces that may affect the performance of business enterprise but outside the control of business. ठीक है, same definition written in other language. तो इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और फोर्सेस का टोटल सम, ठीक है, जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं एंड हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, वो जो है बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं. द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, सोशल होता है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड देयर मेनी अदर एनवायरनमेंट्स ऑल्सो. तो ये सारे एनवायरनमेंट्स भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं. अब जो है हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, दैट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. इससे जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. तो स्कैन करना मतलब पूरी जांच पड़ताल करना, सीधी सी बात. तो एनवायरनमेंट की पूरी जांच पड़ताल करना इज व्हाट एनवायरनमेंट स्कैनिंग. इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से जानना, समझना, उसको जो है पूरी तरीके से पहचान लेना. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहते हैं. इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी होती हैं और अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. तो अब जो है हम देखते हैं, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, तो हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या थ्रेट्स हैं और क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है, तो अब जो है हम इसके मतलब समझ लेते हैं कि थ्रेट्स क्या होता है और अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं. थ्रेट्स refer to the negative changes that occurred in the business environment and hindered the performance of an organization. इसको आप ध्यान से समझ लेना, आपकी बुक्स में शायद किसी बुक में दिया है, किसी बुक्स में नहीं दिया है. इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना. थ्रेट्स रेफर्स टू द नेगेटिव चेंजेस. थ्रेट क्या होता है, नेगेटिव चेंज होता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में एंड हमारी परफॉर्मेंस को वो स्लो डाउन करता है, हिंडर करता है, दिक्कत पहुंचाता है, हमारी परफॉर्मेंस गिरा देता है. नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज.
तो अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, पॉजिटिव चेंजेस होती हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में अकर कर रही हैं, एंड ये जो है हमारी हेल्प करती हैं कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो और जो है हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। ये जो हमारी हेल्प करती है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो सीधा सा आप ये समझ लो, थ्रेट जो है नेगेटिव चेंजेस होते हैं और अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी पॉजिटिव चेंजेस होती हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए। दो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए जो है हमें थ्रेट्स के लिए पहले से ही प्लान्स बना के रखने हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो इसको जो है हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज का पूरी तरीके से हमें फायदा उठाना चाहिए। For example, the regulations such as MRTP Act put constraints on the businessman. On the other hand, the liberalization policies, import relaxation policies bring opportunities for the businessman. ठीक है, तो ये जो MRTP Act है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो ये जो MRTP एक्ट है इसको जो है चेंज कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 से। ठीक है, तो ये जो आपका MRTP एक्ट था ये क्या करता था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता था बिजनेसमैन पे, और ये क्या कहलाता है, थ्रेट कहलाता है। ठीक है, वेरस जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज थी, इंपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज थी, ये जो है बिजनेसमैन के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं। The organization must set goals and formulate plans and procedures based on the changing external business environment. तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, गोल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करने चाहिए, गोल सेट करना चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड अपने प्लान्स उन्हीं के अकॉर्डिंगली बनाने चाहिए जैसा भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखो मैंने जो है एक कोड वर्ड बनाया है, दैट इज IAS कर्ड। ठीक है, IAS करते करते दिमाग का दही हो गया। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, IAS CURD, IAS कर्ड। ठीक है, I इंटर रिलेटेडनेस, A ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये जो पॉइंट है आपका ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, किसी किसी बुक में आपको टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। S स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, C कॉम्प्लेक्स, U अनसर्टेनिटी, R रिलेटिविटी एंड D डायनामिक। आप जो वापस से देख लो एक बार, I इंटररिलेटेडनेस, A ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, S specific and general forces, C complex, U uncertainty, R relativity and D dynamic. Point number 1, interrelatedness. तो इंटर मतलब दो के बीच में, और इंट्रा मतलब सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल की बात नहीं कर रहा है, दो के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। All components of business environment are interdependent. ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप इंटर रिलेटेडनेस को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर has raised the demand for healthy oil-free food and healthy lifestyle. ठीक है, सीधी सी बात है, जो हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ाई गई है कि आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ी, डिमांड किस चीज की बढ़ी, हेल्दी ऑयल फ्री फूड की बनी। अब जो आप स्नैक्स की डिमांड करते हो वो ऑयली स्नैक्स की आप डिमांड नहीं करते, आप जो है फ्राइड की जगह रोस्टेड की जो है डिमांड करते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके बिजनेस के काम करने के तरीके में तो असर पड़ा ना। आप पहले जो है फ्राइड चीजें खाना पसंद करते थे, अब जो है आप रोस्टेड खाना पसंद करते हो या बॉइल्ड खाना पसंद करते हो। तो इससे क्या हुआ,
आपकी जो हेल्थ केयर की अवेयरनेस थी उसका इफेक्ट सीधे सीधे बिजनेस पे पड़ा। ठीक है, अब जो है काम करने के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं अब वो क्या डील करते हैं, वो ऑयल फ्री फूड ज्यादातर बनाने की कोशिश करते हैं। एंड इससे जो है आपकी हेल्थ केयर की वजह से जिम वगैरह भी ओपन हुए एंड अब जो है हेल्दी लाइफस्टाइल आप जो है जीने की कोशिश करते हो। आप देखते हो ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स अब जो है लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। ठीक है, ये क्यों? इंटर रिलेटेडनेस की वजह से, हेल्थ केयर की अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ, आपकी डिमांड ऑयल फ्री फूड के लिए बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। एक के वजह से मतलब एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है आपकी। आई थिंक इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि बाहर के सारे फोर्सेस आपके, तो फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा है तो वो फोर्सेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बिजनेस को, लेकिन वो जो है हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हमारे जो है परव्यू के बाहर हैं, हमारा जो है उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करें। जैसे आपके कस्टमर्स हैं, उनसे जो है किसी और बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। ओनर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस, कॉम्पिटिटर्स, तो ये सारे जो है आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं कि ये जो है पर्टिकुलरली किसी एक बिजनेस पे ही इफेक्ट डालते हैं, ये सारे बिजनेस को जो है एक साथ इफेक्ट नहीं पहुंचाते। एंड जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सारे बिजनेस पे असर पहुंचाते हैं, जैसे कि आपका सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल जो स्लेप्ट है। अभी मैं इसके बारे में आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगी। ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म है आपका। ठीक है, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं आपके सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये आपके जनरल फोर्सेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये सारे फोर्सेस, ये सारे इन्वॉल्वमेंट जो है सारे बिजनेस को एक साथ इफेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो वो फोर्सेस जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करे वो स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करे। और जनरल मतलब सारे लोग, ठीक है, सब लोग, तो सारे बिजनेस को जो इफेक्ट करे वो क्या हो गया, आपका जनरल फोर्स हो गया। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चंस में जो है ज्यादातर एग्जाम्पल्स पूछता है या फिर ये पूछ लेता है कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं और जनरल फोर्स क्या होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब उलझा हुआ, जिसको समझना जो है बहुत कठिन होता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू स्कैन द एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी। तो सीधी सी बात है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही उलझा हुआ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत वास्ट होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी चीज होने वाली है, कैसे होगी, क्या होगी, वो हमें जो है इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। राइट, तो ये जो है ये किस फीचर को बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत उलझा हुआ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना जो है बहुत ही मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली आगे चल के क्या होने वाला है, किस चीज का क्या असर पड़ने वाला है। जो हम एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं ना, राइट, तो एनवायरनमेंट स्कैन तो हम करते हैं लेकिन उसको हम पूरी तरीके से एनालाइज और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं समझने की। बाकी जो है हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उलझा हुआ होता है। एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज टैक्स रेट बाय 5% में अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हम खाली 5% टैक्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसका जो है कंपनी पे कितना असर पड़ेगा ये समझना मुश्किल है। इसलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसमें। It may be difficult to determine the extent of relative influence of social, economic, political, technological or legal factors on change in demand of a product in the market। तो सीधी सी बात है, जो आपके अलग अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनका जो है डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, ये जो है समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 5, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 मीन्स अनसर्टेनिटी, नो प्रेडिक्शन ऑफ इट 100% एक्यूरेटली। हम जो है अपने बिजनेस को कि हमारे बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम 100% जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मान लो कि स्पेशली उन सिचुएशन में हम इनको 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जहां पर जो है चेंजेस बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, frequent environmental changes in the field of technology and fashion industry। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं, फैशन इंडस्ट्री है, इसमें क्या चेंज आ जाए, फ्यूचर में क्या डिमांड लोगों की हो, इसको प्रेडिक्ट कर पाना वो भी 100% करेक्ट, ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर फ्यूचर के प्रेडिक्शन की बात हो रही हो वो फीचर जो है आपका अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। आप जो है फ्यूचर को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता है, इसलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बोलते हैं कि कब क्या हो जाए। हम कितनी भी प्लानिंग बना ले वो 100% सक्सेसफुल फ्यूचर में नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 6, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि सेम चीज का अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग असर पड़ना, ठीक है। मतलब सेम कंडीशन तो वही है, सेम है, अब जो है उसका अलग अलग चीजों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differs from country to country, region to region and firm to firm। ठीक है, अगर जो है आपको किसी भी पॉइंट में ये लगे कि जहां पर सिचुएशन तो सेम है, कंडीशन तो सेम है, लेकिन उस सेम कंडीशन का अलग अलग असर पड़ रहा है, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग असर पड़ेगा, अलग अलग रीजन पे अलग अलग असर पड़ेगा और अलग अलग फर्म पे अलग अलग असर पड़ेगा, तो ये आपका रिलेटिविटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर रेडी टू ईट हेल्दी फूड विल बी मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो रेडीमेड पैक्ड फूड्स वगैरह होते हैं वो अर्बन एरियाज में उनकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। सिचुएशन तो एक ही है, रेडी टू ईट फूड्स, ठीक है, लेकिन जो है अर्बन एरियाज में इनकी डिमांड ज्यादा है और रूरल में कम है। तो जब यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन आ जाता है कि एक जगह इतना है एक जगह इतना है, तो ये जो है आपका रिलेटिविटी से रिलेटेड होता है। पॉइंट नंबर 7, दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज डायनामिक। डायनामिक का वर्ड मैंने बताया ही आपको चैप्टर 1 में भी 2 में भी, जहां पे भी चेंज की बात कर रहा है, कीप ऑन चेंजिंग, तो वो आपका क्या होता है, डायनामिक होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, डायनामिक होता है, इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो डायनामिक जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, वो बदलता रहता है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए तब आपका इन्वायरमेंट में जो है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए तब आपके बिजनेस पे असर पड़ रहा है। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, तब आपको उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, ये जो है एक जैसा हमेशा नहीं रहता। इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड and is to be continuously monitored and scanned to keep pace with the changing environment। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने इन्वायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, स्कैन करना है, ताकि जो है आप अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट में जो है रह पाओ, आप जो है उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाओ। स्टूडेंट्स, अब मैं जो है आपके साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रही हूँ, वो मैंने इसमें नोट्स में मेंशन नहीं किया है, बट आप इसको ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे जो है बहुत बार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
इंटर रिलेटेडनेस में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था हेल्थ अवेयरनेस वाला, तो वो आप ध्यान रखना कि जब भी किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पे असर पड़े, मतलब दो के बीच की बात है, अगर जो है इस चीज का किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पे असर पड़ रहा है, दिस इज इंटर रिलेटेडनेस, मतलब दो के बीच की बात है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। जैसे हेल्थ अवेयरनेस की वजह से हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ी, तो हेल्थ अवेयरनेस की वजह से डिमांड बढ़ी ना, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। ये आपका इंटर रिलेटेडनेस फीचर है। लेकिन रिलेटिविटी अगर आप समझो, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये जो है एक ही सिचुएशन एक है, अलग अलग चीजों पे इसका असर अलग अलग पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिविटी हो गया। यहाँ पे रिलेशन निकल रहा है ना, मतलब कि एक ही चीज है, इसका बिजनेस ए पे अलग असर पड़ा, बिजनेस बी पे अलग असर पड़ा, बिजनेस सी पे अलग असर पड़ा, बिजनेस डी पे अलग असर पड़ा। तो ए बी सी डी जो अलग अलग बिजनेस थे, एक मान लो बिजनेस इंडिया में है एक फॉरेन में है, तो इन दोनों पे अलग असर पड़ेगा, सिचुएशन सेम है लेकिन इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। ये जो है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम रिलेटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको दो चीज के बीच में और कंफ्यूजन हो सकती है, एक है पॉइंट आपका अनसर्टेनिटी और दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम प्रेजेंट की मुश्किलों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो अभी की दिक्कतें हैं, जो करंट दिक्कतें हैं, ठीक है, वो जो है आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, प्रेजेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो करंटली हम फेस कर रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स। वही चीज अगर हम फ्यूचर से रिलेटेड बात करें, ठीक है, कि फ्यूचर में ये दिक्कत आ सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हम फ्यूचर को अगर 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है वो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है, और जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर सिचुएशन की बात कर रहा है। तो अगर जो है आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो बाकी जो है किसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।